Good morning, class 10th student. In last two lectures, we have completed the reading of chapter number 1st of history. Today, we will start a question answer of chapter number 1st. स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, 5 to 6 क्वेश्चन आंसर्स, वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो. फ्रेडरिक सोरियो कौन था? सबसे फर्स्ट हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसी के बारे में हमने पढ़ा था. फ्रेडरिक सोरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु पेंटेड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. है ना. फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने अपनी पेंटिंग में, है ना, पेंटिंग में एक सीरीज़ बनाई थी जिसके अंदर उसने 4 प्रिंट किए थे. उसके अंदर उसने ये सोचा था कि जो वो विजुअलाइज़ कर रहा था, जो वो चाहता था, है ना, उस तरीके से उसने वहाँ पर विजुअलाइजेशन करके अपने जो उसका सपना था कि वर्ल्ड जो है हमारा वो इस तरीके का होना चाहिए, उसको उसने क्या किया कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, है ना, सोशल रिपब्लिक होना चाहिए. तो इसके लिए उसने वहाँ पर क्या किया, कुछ प्रिंट के ज़रिए, कुछ पेंटिंग के ज़रिए लोगों को वहाँ पर समझाने की कोशिश की. ठीक है. तो कौन था फ्रेडरिक सोरियो? एक आर्टिस्ट था जो कि अपनी पेंटिंग के थ्रू अपने ड्रीम्स को, अपने वर्ल्ड को वहाँ पर रिप्रेजेंट वो करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उनके क्या क्या मेन एम्स थे उसके बारे में हमें बताना है. ठीक है. द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनर्स वॉज to create a sense of collective identity among the French people. क्या चाहते थे वो लोग कि वहाँ पर उनको एक सेंस उनके अंदर क्रिएट हो, आइडेंटिटी उनकी कुछ वहाँ पर उन्हें मिले. जितने भी फ्रेंच पीपल थे वहाँ पर, जितने भी फ्रेंच लोग वहाँ पर रहते थे, उनको एक अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर मिल जाए, है ना. उनका वहाँ पर होना कोई सेंस रखे कंट्री के लिए, ये वो लोग वहाँ पर चाहते थे. क्लियर हो रहा है माइंड में? ठीक है. आगे बढ़ते हैं बेटा हम. नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डज नेशन स्टेट मीन्स. है ना. नेशन, जो नेशन स्टेट है वो क्या मतलब रखता है, ये हमें यहाँ पर बताना है. अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared history और descent. मतलब उनका कहना ये था कि अ नेशन और स्टेट एक ऐसी कंट्री हो, मतलब ऐसा मानना था, ऐसी कंट्री बनाना था जिसके अंदर जो वहाँ पर सिटीजन्स रहते हैं वो मेजॉरिटी में आए. सिर्फ वही नहीं आए जो वहाँ पर रूलर्स है, सिर्फ उन्हीं का राज ना चले वहाँ पर. जो वहाँ पर रूलर्स है, जो सरकार चला रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का हर क्षेत्र में या हर जितना जो भी डिसीज़न वहाँ पर लिए जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं के थ्रू लिए जाए, ऐसा ना हो. वहाँ पर जो सिटीजन्स रहते हैं उनकी भी कोई आइडेंटिटी वहाँ पर हो. जो हिस्ट्री वहाँ पर क्रिएट होने वाली है उसमें उन सिटीजन्स का भी नाम वहाँ पर आए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूटिस्ट. है ना. एब्सोल्यूटिस्ट इज़ अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर exercised in history. The term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. मतलब इसके अंदर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसको एक मोनार्ची के अकॉर्डिंग वहाँ पर रखा गया है, जो एक सेंट्रलाइज्ड भी है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट भी उसके अंदर आती है, जो मिलिट्री है वो भी उसके अंदर आती है, और जो सिटीज़न रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर तैयार किए गए हैं वो भी क्या आएंगे, रिप्रेसिव, है ना, वो भी वहाँ पर इंक्लूड होंगे. तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट इज़ अ गवर्नमेंट, है ना, वो ऐसी गवर्नमेंट है वहाँ पर. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5. इसमें 6 दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 डालना है. क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा था अभी. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ मीन बाय मॉडर्न स्टेट. मॉडर्न स्टेट का मतलब क्या है. मॉडर्न स्टेट इज़ अ स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी.
है ना। मतलब जो सेंट्रलाइज पावर है, मॉडर्न स्टेट का मतलब वो है जो भी सेंट्रलाइज पावर है वो किस तरीके से अलग अलग लोगों में डिवाइड किया गया है, वो क्लियरली वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो क्लियरली वहाँ पर बेटा डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसी स्टेट को ही हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो मॉडर्न स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म इज़ अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ द नेशन। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आपकी वहाँ पर क्या आइडेंटिटी है और आप किस नेशन से जुड़े हुए हो, है ना। जैसे नेशनल, हम कहाँ से, हमारी नेशनलिटी क्या कहलाती है बेटा, हम इंडियन हैं, है ना। तो हम इंडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम क्या हैं, हमारी नेशनलिटी क्या कहलाती है बेटा, इंडियन है। तो वही हमारा नेशनलिज्म है, ठीक है, कि हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी ये है कि हम एक इंडियन है। तो उसी तरीके से जो भी जिस कंट्री में रहता है वहाँ की उसकी आइडेंटिटी होती है विथ उसके नेशन के साथ में। नेक्स्ट बेटा है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। ये बेटा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, आपके 6 क्वेश्चन थे, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। द इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। कौन कौन से वहाँ पर इवेंट्स ऐसे हुए थे जो बिलोंग करते थे। तो फर्स्ट है स्टूडेंट एंड अदर members of educated middle class began to set up Jacobin dubs after the events in France reached the different cities of Europe। मतलब जो भी स्टूडेंट थे, जो अदर मेंबर्स थे, एजुकेटेड थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो भी उसके अंदर क्या होने लगे बेटा, धीरे धीरे इंक्लूड होने लगे। सेकेंड पॉइंट है देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़, है ना। जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी, जो भी कैंपेनिंग वो लोग वहाँ पर करते थे, वो किसके थ्रू प्रिपेयर होती थी, किसके रास्ते पर चल के प्रिपेयर होती थी, जो भी वहाँ पर फ्रेंच आर्मीज़ थी उनके साथ में वो प्रिपेयर करते थे। नेक्स्ट है बेटा द फ्रेंच आर्मीज़ बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड। द फ्रेंच आर्मीज़ बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड। मतलब जो नेशनलिज्म का आइडिया था आर्मी का, वो उसे क्या करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का, व्हाट वेयर द चेंजेस दैट टुक प्लेस आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। कौन कौन से चेंजेस आए वहाँ पर। और अगर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है तो वह है व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, है ना। कौन कौन से स्टेप उन्होंने वहाँ पर ली। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटोयन emphasized the nation of a united community enjoy equal right under a constitution। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बने हैं उसके अंदर उन्हें क्या मिले, इक्वल राइट्स वहाँ पर उन्हें मिल जाए। सेकेंड है बेटा अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया वहाँ पर फ्रेंच फ्लैग जो था, जो 3 कलर्स में था, उसको वहाँ पर चूज़ किया गया और रिप्लेस किया गया। जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड थे उसको रिप्लेस करके बोला गया कि ये जो नया फ्लैग, जो ट्राई कलर का फ्लैग है, इसको हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। पहले तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है उसमें हमें क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, और जो फ्लैग है उसका कलर भी उन्होंने क्या करवा दिया बेटा, उस फ्लैग के कलर को भी उन्होंने वहाँ पर उसको चेंज करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीज़न एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को जो वहाँ पर सिटीजन्स रहते थे उनके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू जीता जाएगा, और उसका जो नाम रखा है उन्होंने, उनको नाम दे दिया उन्होंने नेशनल असेंबली। ठीक है, सेकेंड था। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा, नाउ हाइमन्स वेयर कंपोज्ड ऑथ टेकन एंड मोर्टायर्स commemorated all in the name of nation. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens with its territory। मतलब वहाँ पर ऑथ टेकन होगा, मतलब कुछ शपथ वहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर तैयार किया जाएगा जो सब चीज़ों को क्या करेगा बेटा,
कंट्रोल करेगा, है ना, और फॉर्मुलेट करेगा। और यूनिफॉर्मली लॉ मतलब ऐसे लॉ जो कि सभी के लिए क्या होंगे, वहाँ पर इक्वली होंगे। उसमें ये नहीं कि किसी कोई मिडिल क्लास है तो उसके लिए लॉ अलग है, कोई हायर क्लास है तो उसके लिए लॉ अलग है। सबके लिए लॉ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर सेम हो जाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेयर ऑब्लाइज्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज एडॉप्टेड। मीन्स बेटा जो कि पुराने जो कस्टम्स थे उनको उन्होंने हटाकर वहाँ पर जो यूनिफॉर्मली यूज़ होता है, जो हर जगह वेट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है या मेज़र करने के लिए किसी चीज़ को भी यूज़ किया जाता है, उसको उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ पर बेटा एडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फिर क्या गया, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी जो वहाँ पर अधिकतर बोली जाती थी और लिखी जाती थी पेरिस में, उसको वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज का नाम दे दिया गया वहाँ के नेशन के लिए। मतलब वहाँ पर जो नेशन है उसमें उन्होंने बता दिया कि हमारी जो लैंग्वेज, जैसे हमारी हिंदी होती है ना, वैसे वहाँ पर जो उनकी लैंग्वेज है उन्होंने उसको बोल दिया कि यहाँ पर जो लैंग्वेज चलेगी वो कौन सी चलेगी, वो होगी फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं।